नमस्कार साथियों। एग्जाम बंधु अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी दिन बाद में हम आज वापस फिर से क्लास शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। और हम जनवरी 2026 राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण 70 प्रश्न पढ़ेंगे। और ये 70 प्रश्न आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको सीधे देखने को मिलेंगे, चाहे एसआई एग्ज़ाम हो और उसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर जिस भी एग्ज़ाम में आता हो, चाहे लैब असिस्टेंट, पेपर फास्ट हो, चाहे एलडीसी हो या और कोई कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर आ रहा है। इन 70 प्रश्न में से आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा 2025 के अंदर अपना बेहतरीन रहा था, 2025 में हर माह के प्रश्न है वो हमारे इस सीरीज से सीधे सीधे देखने को मिले थे, और इस बार भी उम्मीद है सीधे देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें अपन 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, फिर अपन एक दो क्लासेस और लेंगे एमसीक्यू की, जिसके अंदर अपन जो है बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी चलते हैं उन क्वेश्चंस को अपन करने का प्रयास करेंगे, जो आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न और आरएसएसबी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे, उन पर भी प्रयास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। जैसे बड़े क्वेश्चंस अगर मान लो पूछ ले तो उनके स्टेटमेंट के रूप में कहीं पर भी है वो पूछी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, इसको अच्छे से देखना एज ए रिविजन के हिसाब से और इम्पोर्टेंट मान के देखना। ठीक है, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम या ऐप में आपको मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना। आप सभी को पता ही है, खूब सारी टेस्ट सीरीज़ है वो ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बातें अपन धीरे धीरे करेंगे आगे। देखो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार प्राप्त राजस्थानी मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में सही कथन बताओ। यानी पद्म पुरस्कार प्राप्त राजस्थानी मूल के व्यक्ति, ठीक है, यानी राजस्थान के जो व्यक्ति थे उनको तो पद्म पुरस्कार मिला ही मिला है, प्लस कुछ राजस्थानी मूल के व्यक्ति जो आपके, ठीक है, बाहर रहते हो वो भी शामिल है इसके अंदर, और जो राजस्थान के अंदर रहते हो वो भी शामिल है। आप दोनों को इसके अंदर काउंट करके चलना है। अपन ऑप्शंस पे बात करें, देखो सविता पूनिया को पद्म श्री पुरस्कार मिला है खेल के क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल सही है। और ये हमारे हनुमानगढ़ से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध रहा है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सविता पूनिया का जन्म हनुमानगढ़ में हुआ, तो ये करेक्ट है। और पीयूष पांडे को पद्म भूषण सम्मान मिला, ये हालांकि इनका कार्य क्षेत्र तो महाराष्ट्र है लेकिन ये भी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो इनके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, उपरोक्त सभी है वो सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देख लेते हैं अपन। जन्म हनुमानगढ़ जिले के झांसल गांव में हुआ, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई और खेल की शुरुआत राजस्थान की मिट्टी से की। वे भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर, वे पूर्व कप्तान रही है। सविता पूनिया को आप सभी जानते हो, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी खेल वगैरह देखा है तो सभी को इनके बारे में पता है। ठीक है, पीयूष पांडे पद्म भूषण आपके ओगिलवी एंड माथर के पूर्व ग्लोबल चीफ एंड क्रिएटिव ऑफिसर तथा वर्तमान में इसके सलाहकार रहे हैं पीयूष पांडे। तो सविता पूनिया को पद्मश्री मिला और पीयूष पांडे को पद्म भूषण मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न इनसे रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताओ। यानी इसमें अब कौन है, स्वामी ब्रह्मदेव जी। ठीक है, ये अपने स्वामी ब्रह्मदेव जी हो गई। ठीक है, इनके बारे में बताना है। और एक हमने सविता पूनिया के बारे में पढ़ ही लिया है, हॉकी से इनको पद्मश्री मिला है और हनुमानगढ़ में इनका जन्म हुआ है। और इनके अलावा हमने पीयूष पांडे के बारे में भी पढ़ा है और इनको भी पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्मश्री नहीं मिला है, इनको आपके पद्म भूषण मिला है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। किसकी बात कर रहे हैं, श्री स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की। इन्होंने क्या किया, जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। और ये आपका संस्थान श्री गंगानगर में स्थित है, यानी श्री गंगानगर के अंदर जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की थी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज द्वारा, और इनको पद्मश्री पुरस्कार है वो मिला है। यानी आपके दोनों कथन क्या है, इसके अंदर दोनों कथन आपके सत्य हैं, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर गंगानगर में स्थित एक प्रमुख संस्थान है जिसे आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मदेव जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। ये विद्यालय दृष्टिबाधित मूक बधिर बच्चों के लिए शिक्षा, कौशल विकास व पुनर्वास का कार्य करता है। हालांकि नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, पता चल जाता है नाम से ही। देखो, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो आपके ब्रह्मदेव जी हो गई, और ब्रह्मदेव जी के बाद में अब कौन आ गए, गफरुद्दीन जी। ठीक है, तो गफरुद्दीन जी भी याद रखना है। अब
इनके संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो ये पहली बात तो देखो, मेवाती जोगी, ठीक है, मेवाती जोगी। हमारा जिस समय पटवारी में सिलेक्शन हुआ था 2021 वाली भर्ती के अंदर, तो हमारे पटवारी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो भपंग, ठीक है, भपंग के प्रमुख वादक है, तो कौन है? गफरुद्दीन मेवाती है, जो आपके मेवाती जोगी है। और ये किसके? भपंग वाद्य यंत्र के, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, भपंग वाद्य यंत्र के प्रमुख यादक है। यानी ये आपके क्या है, अब कल्चर से भी रिलेटेड हो गया और करंट से भी रिलेटेड हो गया। वे पांडुन का कड़ा के दोहे गाते हैं, पांडुन के कड़ा के दोहे गाते हैं। वे डीग जिले के केथवाड़ा गांव के निवासी है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर है। तो ये आपके कहाँ के हो गई? डीग जिले के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनको जो मिला है वो कला के क्षेत्र में मिला। राजस्थान के दुर्लभ पारंपरिक वाद्य भपंग के विश्व प्रसिद्ध वादक है, और इसकी विशेष ध्वनि के कारण बोलता हुआ ड्रम भी कहा जाता है। किसको? भपंग को बोलता हुआ ड्रम कहा जाता है। वे पांडुन का कड़ा महाभारत आधारित लोक गायन के 2500 से अधिक दोहे कंठस्थ गाते हैं और इन्हें ढाणी शैली में प्रस्तुत करते हैं। ये कुछ वर्ड है तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। अलगोजा, चिकारा, जोगी, सारंगी सहित 12 लोकवाद्य यंत्रों में ये निपुण है तथा डीग के केथवाड़ा निवासी हैं। तो देखो भाई, इनको पद्मश्री मिला है, तो राजस्थान के जितने भी पद्मश्री या पद्म भूषण राजस्थान के मूल के हो या राजस्थान के हो, टोटल 4 व्यक्ति हैं, 3 राजस्थान के और 1 राजस्थान मूल के। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है, फुल डिटेल में इनको याद करना है, ठीक है। ये आपके आने वाले पूरी साल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2026 के अंदर। चाहे आप आगे सीटी एग्जाम देंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएस है, हर एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा 2026 के अंदर। यदि आपको बढ़िया रैंक से अगर अच्छे जो है वो पोस्ट निकालनी है, तो आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। और आपके अगले कौन है? तगाराम भील। तो हमने 3 व्यक्ति के बारे में बात की, हमने कहा कि टोटल 4 को पद्मश्री, राजस्थान मूल के टोटल 4 हो गए। तो देखो, एक तो हमने बात की थी ब्रह्मदेव की, ठीक है, ये आपके गंगानगर अंध विद्यालय वाले आध्यात्मिक गुरु है। और एक हमने बात की थी अभी गफरुद्दीन की, ठीक है, ये गफरुद्दीन मेवाती की हमने बात की थी, जो डी के केथवाड़ा जिले के हैं और भपंग के आपके प्रसिद्ध वादक हैं। और उसके बाद में एक हमारे आ गए तगाराम भील, ठीक है, तगाराम भील, ये भी कौन है? इनको भी पद्मश्री है, पुरस्कार मिला। ये राजस्थान के 3 हो गए, ठीक है। ये तो हो गए आपके डी के, ये हो गए, इनका संबंध हो गया आपके गंगानगर से, और इनका आपके संबंध हो गया कहाँ से? जैसलमेर के। कहाँ से हो गया भाई? जैसलमेर से। तगाराम भील का संबंध कहाँ से हो गया? जैसलमेर से, ठीक है। यानी ये जैसलमेर के मूल सागर गांव के निवासी हैं। कौन से गांव के? मूल सागर गांव के निवासी हैं। वो कहाँ के? गफरुद्दीन कहाँ के थे? केथवाड़ा के निवासी थे। ये कहाँ के हैं? मूल सागर गांव के निवासी हैं। ये अलगोजा वादक है। देखो, दोनों में कंफ्यूज मत होना, तगाराम भील है वो अलगोजा वादक है, ठीक है, अलगोजा वादक, ठीक है। और वो है आपके भपंग वादक। दोनों को याद कर लेना, गफरुद्दीन मेवाती भपंग, गफरुद्दीन मेवाती भपंग एंड तगाराम भील अलगोजा, ठीक है, तगाराम भील अलगोजा, दोनों याद कर लेना कंपैरिजन के अंदर, साथ में इनको भूलना नहीं है। तगाराम भील अलगोजा जैसलमेर निवासी है, गफरुद्दीन मेवाती डीग के केथवाड़ा निवासी है, और भपंग के आपके प्रसिद्ध वादक है। ये ध्यान रखना, दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे? हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अलगोजा वादक, एक तो ये आपको याद रखना है, अलगोजा 2 बांसुरी वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये आपको पता है, ये हमारा कल्चर से रिलेटेड भी हो जाता है और करंट से भी हो जाता है। और पद्मश्री वैसे वैसे ही इंपॉर्टेंट रहता है। पद्मश्री से आज से 5 साल पहले भी यहाँ से अच्छे प्रश्न आते थे, और हमारे टाइम भी पद्मश्री से प्रश्न आया था, और लगातार आ रहे हैं। तो पद्मश्री को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। वे न केवल इसे बजाने में दक्ष हैं, बल्कि स्वयं अलगोजा और मटका जैसे वाद्य यंत्र भी बनाते हैं, बजाते भी हैं, उनको निर्माण भी करते हैं। वे जैसलमेर के मूल सागर गांव के निवासी हैं, और एक चरवाह के रूप में कार्य करते हुए भी अपनी लोक कला को इन्होंने जीवित रखा। इन्होंने 15 से अधिक देशों में भारतीय लोक संगीत का प्रदर्शन किया और अलगोजा लोक संगीत संस्थान की स्थापना की। ये क्या है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ठीक है। क्या भाई? अलगोजा लोक संगीत संस्थान की स्थापना की तगाराम भील ने। इनको कला क्षेत्र में मिला है, और इनको भी आपके गफरुद्दीन को भी कला क्षेत्र में मिला, ठीक है। तो 2 चीज यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर देखो, तो भाई 3 हो गई हमारे, ब्रह्मदेव जी हो गई, तगाराम भील हो गए, और गफरुद्दीन जी हो गए, 3 हो गए। एक पीयूष पांडे हो गया, जिनको पद्म भूषण मिला। इन तीनों को पद्मश्री मिला है, उनको पद्म भूषण मिला है। और एक आपका सविता पूनिया हो गई, ठीक है, वो राजस्थानी मूल के थे, और 3 ये राजस्थान के मूल निवासी हैं अभी, ठीक है। और 78वें सेना दिवस समारोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो, ये जो 78वां सेना दिवस है, ये क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि ये आपके जयपुर के अंदर हुआ, पहली बात तो,
कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। और ये पहली बार ऐसा सीन रहा, पहली बार इसका आयोजन इस तरीके से किया गया था कि इनकी जो परेड है जो आम जनता के बीच में आयोजित की गई थी। ये हमने नवंबर करंट अफेयर पढ़ाया तब भी इसके बारे में बात की, दिसंबर पढ़ाया तब भी इसके बारे में बात की थी, क्योंकि ये उस समय भी चर्चा में रहा था, नवंबर में भी रहा था और दिसंबर में भी रहा था, तो इसलिए हमने उसमें बात की थी। अब जनवरी में ये हो गया तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो याद कर लोगे आप 78वां सेना दिवस समारोह 15 जनवरी 2026 को हुआ, डेट भी याद रखनी है। कहाँ हुआ? जयपुर में सेना दिवस परेड का आयोजित हुआ। और ये पहली बार सेना दिवस की जो परेड है वो आम जनता के बीच में की गई थी। ठीक है, दोनों कथन इसमें क्या है? सत्य है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो 78वां याद रखना है, डेट भी इसकी याद रखनी है। यह आयोजन ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार सेना दिवस परेड को सैन्य छावनी से बाहर निकालकर आम जनता के बीच में आयोजन किया गया था। जगतपुरा के महल रोड पर आयोजित इस परेड में भारतीय सेना की वीरता, आधुनिक सैन्य क्षमता का क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, ये हमने बात की थी पहले भी, इस खूब बात हो चुकी है इस पे। उसके बाद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो ऋण सीमा है उनके संदर्भ में आपको सही कथन है वो बताना है। यानी ये योजना इंपॉर्टेंट है भाई, मुख्यमंत्री जो है वो स्वरोजगार योजना है वो इंपॉर्टेंट है, और इनके ऋण सीमा के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। योजनाओं के बारे में हम अपन अलग क्लास के अंदर सीधा पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी योजना एक साथ में। देखो 8 से 8वीं व 12वीं पास के लिए सेवा हो या व्यापार ऋण सीमा कितनी है? 3.5 लाख है। यानी 8वीं और 12वीं तक कितने हो गए? 3.5 लाख। देखो स्नातक या आईटीआई के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऋण सीमा कितनी? 10 लाख। लेकिन ये किसके लिए है? ये आपके लिए स्नातक। ठीक है, आपके हो गए स्नातक और आईटीआई, और इनके लिए क्या है? 10 लाख है। क्या है? 10 लाख। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और ये आपकी क्या? सेवा या व्यापार ऋण सीमा। और 8वीं 12वीं के लिए मार्जिन मनी कितनी है? 35,000। कितनी है भाई? 35,000 है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। यानी कितने हैं? उपयुक्त सभी आपके यहाँ पर कथन है वो सही है। हालांकि ये आपको ठीक है, ऋण सीमा के बारे में इतना याद रखना, योजना बहुत बड़ी है, अपनी योजना को फिर अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 8वीं और 12वीं के लिए 3.5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका 7.5 लाख तक ऋण उपलब्ध है, और मार्जिन मनी कितनी? 35,000 है। यानी अभी हमने बात की थी 8वीं से 12वीं तक के लिए। 8वीं से 12वीं तक के लिए एक तो हो गई आपके सेवा या व्यापार हेतु, कितना? सेवा या व्यापार हेतु, और दूसरा हो गया आपके मैन्युफैक्चरिंग हेतु। ठीक है, आपके हो गया मैन्युफैक्चरिंग हेतु, 2 श्रेणी मान लो हो गई। और तीसरी अपन को याद करनी है मार्जिन मनी। ठीक है, 3 आपको मान लो आपके डाटा याद करना है। ठीक है, तीसरी हो गई मार्जिन मनी। इसके अंदर तो आपके हो गया 3.5 लाख, और इसके अंदर आपके हो गया 7.5 लाख, और यहाँ आपके होगी 35,000 आपके क्या? मार्जिन मनी। ठीक है, तो ये 8वीं से 12वीं तक के लिए ऋण सीमा है। सेवा और व्यापार श्रेणी के अंदर 3.5 लाख की ऋण सीमा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख की ऋण सीमा, और 35,000 इनकी मार्जिन मनी हो गई। अब वैसे इसकी बात करें आपके स्नातक और आईटीआई के लिए, इसके अंदर भी अपन 3 सीमा अगर रख देते हैं, जैसे सेवा व्यापार रख दिया, सेवा या व्यापार मान लो रख दिया अपन ने इनके लिए, तो वो कितनी हो जाएगी? अभी हमने बात की थी 5 लाख। कितनी हो गई? 5 लाख। और इनके लिए फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसके लिए हमने बात कर ली कितनी? 10 लाख हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख। और फिर अपन ने तीसरी इसकी बात कर ली थी मार्जिन मनी। मार्जिन मनी कितनी हो गई? इसके 50,000 हो गए। कितनी हो गई? 50,000। यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही पर आपको याद रखना। क्या याद रखोगे? आईटीआई हो या स्नातक हो उसके लिए व्यापार और सेवा के लिए 5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऋण सीमा 10 लाख, और मार्जिन मनी 50,000। वैसे अगर 8वीं से 12वीं तक के लिए बात करें तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए ऋण सीमा कितनी हो गई? 3.5 लाख। इसके अलावा आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऋण सीमा कितनी हो गई? 7.5 लाख, और इनके लिए मार्जिन मनी कितनी हो गई? आपके 35,000 हो गई। तो ये आपको अलग अलग याद करना है, और ये आपको डिवाइडेशन करके याद करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। यानी अभी हमने इनकी बात की थी ऋण सीमा की, अभी हमने इनकी बात की थी ऋण सीमा की। अब जो है वापस इस योजना के बारे में है कि इसकी शुभारंभ कब हुआ और ये कब तक आपके लागू रहेगी। देखो किसी भी योजना की शुभारंभ और प्रभावी जो तिथि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ लागू तिथि ही पूछी जाती थी एग्जाम में, लेकिन पिछली RS के अंदर जितने भी प्रश्न आए उन सब के अंदर प्रभावी तिथि पूछी थी। कम से कम 4-5 प्रश्नों के अंदर प्रभावी तिथि पूछी गई थी, और लगभग है वो 90% स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले ये सिस्टम ही नहीं था। पहले सबके माइंडसेट यही था
चाहे इवन कोई भी पढ़ाने वाला टीचर हो और चाहे स्वयं पढ़ने वाला हो, ये प्रभावी तिथि ही याद रखते थे, क्योंकि हमारा जो पढ़ने का तरीका और जो डायरेक्शन होता है वो हम एज पीवाईक्यू हमें बताता है। ठीक है, हम पीवाईक्यू के आधार पर इन चीज़ों को पढ़ते हैं। पीवाईक्यू के अंदर मोस्टली यही क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे, तो उसके आधार पर स्टूडेंट तैयारी करता है। अब जब पिछले एग्जाम के अंदर ये पूछने शुरू हो गए तो उसके बाद में ट्रेंड शुरू हो गए, अब ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और अब आरपीएससी कुछ भी पूछ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, हमें सब कुछ पढ़ना है। जो सिलेबस के हर टॉपिक है उसको फुल गहराई में, डिटेल में और मूल पुस्तकें या ऑथेंटिक किताबों से पढ़ने हैं, जो आपके आरबीएससी बोर्ड है, आपके एनसीईआरटी है या कॉलेज की किताबें वगैरह है उनसे, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें वगैरह है उनसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी उनके लिए भी सॉल्यूशन है। फिलहाल देखते हैं अपन जो ये मुख्यमंत्री युवा ऋण स्वरोजगार योजना है, 12 जनवरी 2026 याद रख लोगे। 12 युवा दिवस 12 जनवरी को है और इस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ऋण जो आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसको चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी 2026 याद रह जाएगा। ये योजना 31 मार्च 2029 तक क्या है, प्रभावी रहेगी। यानी देखो 26 से लागू हुई और 3 साल 31 मार्च 2029 तक प्रभावी, 3 साल और कुछ दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप थोड़ा याद कर लेना कि 12 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। ऋण सीमा अपन ने बता दी, ये आपके इसमें दोनों से ही हो जाएगा। और ऋण सीमा के अंदर हमने दो देख ली, 8वीं और 12वीं। ठीक है, 8वीं से 12वीं तक के लिए हमने देख लिया और हमने स्नातक के लिए, स्नातक और आईटीआई के लिए हमने देख लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ देख ली। यहाँ पर हमने 3 श्रेणी पढ़ ली, व्यापार सेवा के लिए आपके 3.5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख और मार्जिन मनी 35,000। यहाँ पर भी हमने 3 श्रेणी देखी, सेवा और व्यापार के लिए कितने लाख हो गई, 5 लाख हो गई और आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख हो गई और यहाँ पर मार्जिन मनी के तौर पर 50,000 है वो यहाँ पर हो गई। तो ये है अपनी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऋण सीमा, लागू तिथि और प्रभावी तिथि। इंपॉर्टेंट है सारी सारी, हर एक चीज़ यहाँ पर याद आपको रखनी है। ठीक है, और उद्देश्य तो नाम से स्पष्ट है, युवाओं को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं के लिए स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार लागू करने के लिए या खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाना, ये इनका उद्देश्य है। आगे देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब आता है, 25 जनवरी को है वो मतदाता दिवस आता है। ठीक है, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इस बार 2026 का जो मतदाता दिवस है उसकी थीम क्या है, मेरा भारत मेरा वोट। उसकी थीम क्या है, मेरा भारत मेरा वोट। 25 जनवरी को यह मनाया गया और थीम इसकी मेरा भारत मेरा वोट, यानी से इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद रख लेना, मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत और मेरा वोट। हालांकि एसआई के कारण और अभी पंचायत चुनाव जो है उसकी चर्चा को लेकर के ये काफ़ी जो है अभी चर्चा में है, तो याद रख लेना राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को और मेरा भारत मेरा वोट इसकी थीम रहने वाली, याद रख लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखो अगला, सज्जनगढ़ वन मेला 2026। कौन सा मेला है, सज्जनगढ़ वन मेला, याद रख लेना सज्जनगढ़। ठीक है, वन मेला, सज्जनगढ़ वन मेला आयोजन कब किया गया था, 17 से 18 जनवरी 2026 को किया गया था। डेट याद है, याद रखना। आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया था, वन मेला है और वन विभाग द्वारा किया गया था सज्जनगढ़ का उदयपुर के अंदर, याद रख लिया सज्जनगढ़ उदयपुर हो गया। वन मेला है इसलिए आयोजन इसका वन विभाग द्वारा किया गया था। 17-18 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था और थीम वन विरासत जीवन का उत्सव। ठीक है, थीम भी याद रखनी है, वन विरासत जीवन का उत्सव। उपरोक्त सभी इसके बारे में सही है, तो ये थोड़ा रिवीजन कर लेना। और यहाँ पर देख लो कि हमारा जो उद्देश्य है एग्जाम बंधु, नाम से भी आपको उसको चीज़ें समझ आ रही होगी कि मेरा इसका टारगेट है कि राजस्थान का नंबर 1 टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको बनाना। ठीक है, और इसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पता है कि एक जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट के मन में हमेशा से डर रहता है। इंडियन इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, एंड साइंस नहीं टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस का एसआई का जो भी सिलेबस है, चाहे इकोनॉमिक्स हो और चाहे टेक हो, हर एक पॉइंट को, सिलेबस के हर एक पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। 100 किसी के 50, किसी के 100, 150, 200 प्रश्न है, वो हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट से बनाया, यानी सिलेबस का हर एक पॉइंट है वो कवर किया गया है। और विद करंट अफेयर जनवरी या फरवरी तक का करंट अफेयर उसमें शामिल किया गया क्वेश्चनों के अंदर। टेक के अंदर आप देखोगे तो जैसे ऐसे अभी अप्रैल के अंदर है आपके,
तो यहाँ पर हर एक शामिल किया गया है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से फ्री उपलब्ध है। अगर आपको देखना है 2-3 दिन में, अगर आपके ये सब्जेक्ट वीक है, अगर आपने ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, तो आप उनको एक बार देख करके जा सकते हो, उन क्वेश्चंस को कर करके आपको वहाँ से सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था और ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवीनतम पैटर्न पर है। इसके अलावा जो साथी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। टोटल 18 टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। 9 आपके सब्जेक्ट टेस्ट है, 8 आपके कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है यहाँ पर, और एक आपका करंट अफेयर्स का लास्ट में एग्जाम से जस्ट पहले होगा, ठीक है। तो ये आपके रहने वाले हैं टोटल 18 टेस्ट यहाँ पर अभी प्रारंभ हुए, 1-2 टेस्ट इसमें हुए हैं। और शेड्यूल इसका है वो आपके टेलीग्राम पर भी है, ऐप में भी है। ऐप में आप इसका शेड्यूल देख लेना, ठीक है। आपको शेड्यूल अच्छे से समझ आए तो उस हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पैटर्न एग्जाम का एकदम शानदार रहने वाला है। आरपीएससी जिस तरीके से प्रश्न दे रही है, वैसे प्रश्न इसमें आपके रहने वाले हैं, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा पेपर करके, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके के लिए क्लास 9-10 की जो किताबें हैं, ठीक है, उन किताबों से बहुत ही शानदार चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं। चाहे आप 9th की लो, चाहे आप 10th की किताब लो, आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, आपको यहाँ पर वो इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक चैप्टर पढ़ा, यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर ली। इसके अंदर आपके सभी नवीनतम पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं, चाहे कथन वाले क्वेश्चन हो, चाहे मिलान वाले हो, चाहे कथन कारण वाले प्रश्न हो, चाहे आपके कालक्रम वाले प्रश्न हो, चाहे अनुक्रम, कुछ भी प्रश्न, यानी जो भी आरएसएसबी और आरपीएससी पूछ रही है, हर एक पैटर्न पर इसमें आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस तरीके से बनाए हुए हैं कि चैप्टर की एक एक जो लाइन है इसके क्वेश्चंस के माध्यम से कवर की गई है। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे फिर आप क्वेश्चन दोगे, तो टेस्ट दोगे, तब आपको पता चलेगा कि हर एक लाइन, यानी अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, इतने शानदार तरीके से तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा साइंस की भी आरबीएससी और एनसीईआरटी जो बुक्स है, उसके लिए भी आपके लिए तैयार किया गया है। आप फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हो, एलडीसी हो, या किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है साइंस के लिए। इसके अलावा जो महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, आपके सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है। जो महिला सुपरवाइजर का बी पार्ट है, उसके लिए अलग से भी टेस्ट सीरीज है, और कंप्लीट सिलेबस की भी टेस्ट सीरीज अलग से भी है, और कॉम्बो भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, प्रबंधकीय गुण भी है, यानी जो अलग से सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है बी पार्ट की, और उनके साथ में प्रबंधकीय गुण भी इनमें अंदर शामिल है। यानी टोटल क्या है, आपके 80 प्रश्नों का जुगाड़, 105 अंक के लिए अलग से इसमें टेस्ट सीरीज है, और कंप्लीट सिलेबस की भी 15 जो टेस्ट है वो कंप्लीट सिलेबस के भी है, ठीक है। तो इसका शेड्यूल है वो आप ऐप में देख लेना, आपको समझ आ जाएगी चीजें। ये आप देखो, आर्थिक समीक्षा, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, पूरी साल काम आने वाली है आपके 2026 के अंदर, हर एग्जाम के अंदर ये काम आने वाली है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट, दोनों इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, नवीनतम पैटर्न पर है। 3500 प्लस प्रश्न इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, ठीक है। बजट और आर्थिक समीक्षा से मिलाकर के पूरे आर्थिक समीक्षा के चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। आपने आर्थिक समीक्षा का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, यहाँ पर हर चैप्टर के लगभग 200-300 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, 300 क्वेश्चन यहाँ से अगर आप ट्राई कर लोगे, तो एक तो आपका सर्वे अच्छे से याद हो जाएगा, एक इसके क्वेश्चन अच्छे से वो गलत कभी नहीं होंगे, तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बना रखे हैं। आपको आरपीएससी लेवल के भी मिलेंगे, आरएसएस भी मिलेगा, और इजी लेवल पे मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको उस प्रश्नों के माध्यम से याद हो जाएगी, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला सर्वे के लिए। तो ये आप जरूर देखें इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यू वाली हमारी जो श्री श्याम सीरीज चली रही है, आप लोगों ने उसको बेहद प्यार दिया, और आपने इनको बहुत अच्छे से इनको, ठीक है, डिजाइन कर रखा है। देखो, श्री श्याम टेस्ट सीरीज राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की है, ये आपके पीवाईक्यू रिलेटेड है, और हिस्ट्री भी है, कला संस्कृति भी है, यहाँ पर पॉलिटी भी है। राजस्थान की कंप्लीट है, और राजस्थान की पीवाईक्यू कॉम्बो भी उपलब्ध है। और इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक ये रहने वाली है। जनवरी महीने कंप्लीट हो गया है। जनवरी के यहाँ पर आप देखोगे कि लगभग 300 से आसपास, 300 से ज़्यादा ही प्रश्न यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और अब फरवरी महीने का भी अपलोड हो गए हैं 200-300 क्वेश्चंस। मार्च महीना चल रहा है, तो जैसे इसका यानी जैसे ही मंथ कंप्लीट होंगे, उस महीने के आपको इंपॉर्टेंट 200-300 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वो प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर प्रश्न यहाँ से आपको सीधे देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप इसमें देख लेना, ठीक है। 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। एलडीसी टेस्ट सीरीज 2026, ठीक है। 500 प्लस स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और बेहद शानदार तरीके से एकदम नवीनतम पैटर्न पर बना रखा है। आप टेस्ट दोगे, आपको बहुत अच्छा फील आएगा, ठीक है। शेड्यूल वगैरह है, अपलोड है, आप देख लेना, ठीक है। और ये आपके करंट अफेयर वाली, मंथली करंट अफेयर वाली, इस पर अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। तो
अब देखते हैं सज्जनगढ़, उदयपुर के सज्जनगढ़ में 17 से 18 जनवरी को वन मेला उदयपुर 2026 या सज्जनगढ़ वन मेला 2026 का आयोजन किया गया था 17-18 जनवरी को, ये याद रखना है। राजस्थान के वन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य जैव विविधता और जनजातीय ज्ञान को बढ़ाना था और थीम इसकी है वन विरासत जीवन का उत्सव, इनकी थीम है वो रखी गई है। ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज है, इनके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज है। हरिमोहन सक्सेना की अलग से टेस्ट सीरीज है, वो उपलब्ध है ऐप के अंदर। ठीक है, तो आपको जब ऐप ओपन करके आप देखोगे तब आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज वहां पर आपको मिलेगी। 4th ग्रेड की भी है, वनपाल की भी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी है। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे वो आप ले लेना। जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उस एग्जाम की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। लगभग सारे एग्जाम की आपको अवेलेबल है। RS प्री और वीडियो नई वाली है उनकी भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक है ये आपके चलाया गया कौन सा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026। देखो स्पर्श स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 है वो आपके 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया गया। 30 जनवरी यानी जनवरी महीने के अंदर भी अपन इसको पढ़ेंगे और फरवरी 13 फरवरी यानी अपन इसको फरवरी माह के अंदर भी पढ़ने वाले, दोनों महीने के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान यानी इसकी थीम, इसके अभियान से इसकी थीम लिंक है भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता, जागरूकता है कुष्ठ रोग से रिलेटेड है, स्पर्श करने से रिलेटेड जागरूकता है, यानी क्या करना भेदभाव का अंत वे गरिमा सुनिश्चित करना। इस थीम का क्या है आपके इस अभियान का थीम है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, दोनों इसके लिए सही है। अब यहाँ पर देखो राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पहली बात तो इसका विभाग भी याद रखना, 30 जनवरी 13 फरवरी तक ये चलेगा। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान इसका नाम है, भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करनी इसकी थीम है और उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा भेदभाव समाप्त करना है। हर एक चीज यहाँ की इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। भारत रिन्यूअल एक्सपो 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 16 से 18 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ और आयोजक ग्रुप कौन है भाई, फर्स्ट व्यू ग्रुप है इसका आयोजन ग्रुप है। इसके लिए दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी 16 से 18 जनवरी भारत रिन्यूएबल एक्सपो और आयोजक फर्स्ट ग्रुप के द्वारा है, ये भी ध्यान रखना। देखो इसका संस्करण याद रखना, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 तीसरा संस्करण 16 से 18 जनवरी 2026 को जयपुर स्थित विटी रोड ग्राउंड मानसरोवर में इसका वो आयोजन है वो किया गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो था, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का आपके प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा, और इसका आयोजन है वो फर्स्ट व्यू ग्रुप द्वारा किया गया था। संस्करण कौन सा, तीसरा संस्करण था, इंपॉर्टेंट है। देखो मरु महोत्सव 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन है आपको बताना है। मिस मुमल कुसुम पंवार, मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार, मूछ प्रतियोगिता विजेता गोपाल सिंह भाटी, यानी तीनों ही आपको याद रखना है। ठीक है, मुमल कुसुम, ठीक है भाई, मुमल कुसुम याद रख लेना, मुमल कुसुम पंवार, मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार और मूछ प्रतियोगिता गोपाल सिंह भाटी, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मरु महोत्सव 2026 की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ होता है अपने जैसलमेर के अंदर होता है मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल भी जिसको कहते हैं, और ये आपके 30 जनवरी और 1 फरवरी तक ये चला। ठीक है भाई, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव 2026 हुआ जैसलमेर के अंदर। मिस मुमल 2000 आपके 26 कुसुम पंवार जो बीकानेर से संबंधित है उनको मिला, मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार को मिला, मिसेज जैसलमेर 2026 के रूप में ताज तथा मूछ प्रतियोगिता गोपाल सिंह भाटी शैतान सिंह नगर के हैं, इनको मिला है। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखना है। मरु महोत्सव के संदर्भ में कथन 30 से 1 फरवरी 2026 को जैसलमेर में हुआ और इसकी थीम बीट्स ऑफ द थार, क्या भाई, बीट्स ऑफ द थार इसकी थीम है। दोनों कथन सही है, अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, इस महोत्सव ये आपके कौन सा है, 47वां संस्करण है और इसकी थार आपकी थीम है वो बीट्स ऑफ द थार है। यानी यहाँ पर आपके लिए 3-4 चीजें हो गई, हमने देख ली कि भाई एक तो जैसलमेर का जो है मरु महोत्सव है, डेजर्ट फेस्टिवल भी इसको कहते हैं, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था, 47वां इसका संस्करण था, थीम इसकी बीट्स ऑफ द थार थी, और ये आपको किन किन को मिला है, तो आपके मिस मुमल कुसुम हो गई, मिस्टर डेजर्ट आपके मनीष हो गया, और मिसेज जैसलमेर ताज, और मूछ प्रतियोगिता गोपाल सिंह भाटी, ये आपको याद रखना था।
ठीक है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हो गया पतंग महोत्सव 2026, जयपुर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव भाई 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 जनवरी 2026 जयपुर का पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति का जो महोत्सव है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, देखने लायक होता है। दिन का कार्यक्रम जल महल की पाल आमेर रोड पर किया गया था। ठीक है, आमेर रोड पर जल महल है और जल महल की पाल पर दिन का कार्यक्रम किया गया था, और शाम का कार्यक्रम हवा महल परिसर में हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, तो 14 जनवरी को जयपुर में हुआ, दिन का कार्यक्रम जल महल की पाल 11 बजे से 2 बजे तक हुआ, शाम का कार्यक्रम हवा महल परिसर में हुआ, और इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण लालटेन महोत्सव, लालटेन उड़ाना तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आतिशबाजी यहाँ पर रही। ठीक है, तो ये आकर्षण लालटेन उड़ाना रहा था, थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी डेट इसकी और कुछ जगह वगैरह याद रखो तो रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन है वो बताना। देखो, ऊंट महोत्सव कहाँ होता है, बीकानेर होता है। कहाँ होता है, बीकानेर होता है। मरु महोत्सव कहाँ होता है, आपके जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। थार महोत्सव आपके कहाँ होता है, बाड़मेर में होता है। कहाँ होता है, बाड़मेर में होता है। तो ऊंट महोत्सव के अंदर बात करें तो मिस मारवाड़, अंकिता सुतार, मिस्टर बीकाना, लखन पारिक, ढोला मारवाड़, किशोर कल्ला एवं स्वाति कल्ला, ये आपके यहाँ पर पुरस्कार है वो चुनी गई थी। इंपॉर्टेंट है, मरु पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, ऊंट महोत्सव के पुरस्कार भी है वो इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। मिस मारवाड़, अंकिता सुथार, आपके मिस्टर बिकाना, लखन पारिक, और ढोला मरवण में आपके किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊंट महोत्सव 9 से 11 जनवरी को हुआ था, जबकि हमने मरु महोत्सव हमने पढ़ा था कि 30 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक हमने जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल पढ़ा था। ये 30 जनवरी से 1 फरवरी था, और ये आपके 9 जनवरी से 11 जनवरी को हुआ था ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। खिताब की बात करें तो मिस मारवण के रूप में अंकिता सुतार, मिस्टर बिकाना के रूप में लखन पारिक, ढोला मारवण के रूप में संयुक्त पुरस्कार मिला था किशोर कल्ला व स्वाति कल्ला को प्रदान किया गया था। ये ध्यान में रखना है। ऊंट महोत्सव 9 से 11 को बीकानेर में हुआ, और इसका मुख्य आयोजन स्थल डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, करणी सिंह स्टेडियम कहाँ है, ये बीकानेर के अंदर है। तो ये दोनों हो गए। ठीक है, बीकानेर के अंदर हो गया, करणी सिंह स्टेडियम में आयोजन किया गया था, और यहाँ पर कोई नई है वो चीज नहीं है। नारी चौपाल पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। कौन सी चौपाल है, नारी चौपाल एक पहल है, ये बस्सी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति क्या करना, जागरूक करना है, और इसके लिए दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। बस्सी विधानसभा की पहल है नारी चौपाल पहल, और महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति क्या करना, जागरूकता करना। चलो, ये हो गया। ठीक है, विभिन्न योजनाएं, उज्ज्वला और लाडो प्रोत्साहन योजना की जानकारी देकर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नारी चौपाल नाम से स्पष्ट है, महिलाओं से रिलेटेड है, और महिलाओं में भी कौन सी, ग्रामीण महिलाएं हैं। ठीक है, कौन सी है, ग्रामीण महिलाएं हैं। बस विधानसभा क्षेत्र याद रख लेना। उसके बाद में देखो, रास्ता खोलो अभियान। रास्ता खोलो अभियान ये भी एक जयपुर जिला प्रशासन की पहल है। किसकी पहल है, जयपुर। देखो, नारी चौपाल बस्सी विधानसभा की पहल थी, और ये आपके क्या है, जयपुर जिला प्रशासन की पहल है, नारी चौपाल। और इस अभियान के दौरान 1508 बंद रास्ते हैं वो खुलवाए गए। ठीक है भाई, कितने, 1508 बंद रास्ते हैं वो खुलवाए गए थे। ठीक है, जयपुर जिला प्रशासन की रास्तों खोलो अभियान है, और उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से बंद या विवादित रास्तों को आपसी समझाइश और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से खुलवाना। ठीक है, यह अभियान था 15 नवंबर 2024 से 10 जनवरी 2026 तक ये चला था, और इस दौरान 1508 बंद रास्ते सफलतापूर्वक है वो खुलवाए गए थे। ये जो 1508 संख्या है वो याद रखना, आरपीएससी पूछती है, संख्या आरपीएससी पूछती है। आरक्षक नव नियुक्त समारोह 2026 के संदर्भ में सही कथन है चुने। 10,000 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में हुआ, मुख्य अतिथि अमित शाह थे। ठीक है, ये सभी को पता है कि रोजगार जब मेला हुआ था उस समय ये 10,000 पुलिस है उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे, अमित शाह आए थे, सभी को पता है, कोई इसमें कोई खास बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ये आपके आरपीए पुलिस अकादमी के अंदर हुआ था, 10,000 अमित शाह यहाँ पर आए थे, भजन लाल ने की थी। समारोह की थीम याद रख लेना, कर्तव्य पथ पर बढ़ते कदम, सुरक्षा का नया सवेरा। इस थीम की थोड़ी सी जानकारी रख लेना, सुरक्षा का नया सवेरा, कर्तव्य पथ पर बढ़ते कदम। ठीक है, अब देखो, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है वो निम्न कथनों पर विचार करें। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर आयोजन हुआ था। सम्मेलन का विषय विकसित भारत में पुलिसिंग था।
ठीक है, विकसित भारत में पुलिसिंग सम्मेलन का विषय था और जयपुर पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 8 से 9 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी उन्नयन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना। उद्घाटन भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था और समापन समारोह के मुख्य अतिथि वी श्रीनिवास जो आपके कौन है मुख्य सचिव वो रहे हैं। 29वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो 9 से 12 जनवरी 2026 को क्या हुआ, युवा महोत्सव हुआ। ठीक है, 2026 को क्या हुआ, युवा महोत्सव हुआ। कौन से नंबर का, 29वें नंबर का। ठीक है, 29वां युवा महोत्सव हुआ था 9 से 12 जनवरी 2026 को। कहां पर, नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। पहली बात ये ध्यान रखना। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात कर रहे हैं, कौन सा है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव है 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 9 से 12 जनवरी 2026 को इसका आयोजन है वो किया गया था भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। यह आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष महोत्सव का स्वरूप विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रहा। यानी ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष जो महोत्सव का स्वरूप है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रहा। राजस्थान के युवाओं की राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदारी, यानी 44 युवाओं का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी द्वारा कि भाई जो 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उस महोत्सव के अंदर जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है उसके तहत कितने युवाओं का, 44 युवाओं का। तो राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदारी यदि बात करें, किस स्टेट की बात करें, राजस्थान के युवाओं की बात करें। ठीक है, किसके, राजस्थान के युवाओं की बात करें, तो इस जो महोत्सव है उस महोत्सव में राजस्थान के युवाओं की राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदारी यदि बात करें तो 44 युवा का चयन हुआ है। किसके लिए, भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए 29 युवा का चयन हुआ है। सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, लोक नृत्य, लोक गायन, कहानी लेखन और पेंटिंग, भाषण आदि, यानी सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए कितने हुए, 29वें। सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए कितने हुए, राजस्थान से 29वें। 44 किसके लिए हुए हैं भाई, तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए कितने हुए, 44 हुए हैं। ठीक है, 29वें हैं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए। और 2 युवाओं का चयन हुआ है हैक फॉर सोशल कोज इवेंट के लिए किया गया था। यानी 44 युवा हो गए एक डायलॉग के लिए, 29 हो गए सांस्कृतिक महोत्सव के लिए और 2 हो गए हैक फॉर सोशल कोज के लिए। यानी यहाँ पर टोटल आपके कितने युवा हो गए, 31 और 44 कितने हो जाते हैं भाई। ठीक है, 31 और 44 कितने युवा हो गए हमारे, टोटल आपके 75 युवा है, इनका चयन किया गया था। यानी इन्होंने भाग लिया था, भागीदारी निभाई थी 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नई दिल्ली के अंदर जो 9 से 12 जनवरी को हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इनका स्वरूप था और इसके अंदर 44 युवा हमारे राजस्थान के थे। ये संख्या याद रखनी है, ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। भोपाल नोबल्स संस्थान के संदर्भ में सही कथन है, 104वां स्थापना दिवस 2 जनवरी 2026 को मनाया गया था। इसका आयोजन उदयपुर में हुआ था और मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर शामिल थे। और यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है, यानी भोपाल नोबल्स संस्थान। ठीक है, स्थापना दिवस 104वां स्थापना दिवस 2 जनवरी 2026 को राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यह समारोह विद्या प्रचारणी सभा के तत्वाधान में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे हैं। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। 19 जनवरी 2026 को अपना 263वां, देखो 263वां स्थापना दिवस सवाई माधोपुर का। पहली बात याद रख लेना, कब है, 19 जनवरी को। 19 जनवरी को आता है और 2026 में 19 जनवरी को आता है, 19 जनवरी को, और 2026 में 263वां स्थापना दिवस सवाई माधोपुर का रहा है। इसी अवसर पर देश का पहला अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया था। अमरूद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, सवाई माधोपुर है। और इसी अवसर पर अमरूद महोत्सव जो देश का पहला है, देश का पहला अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहां पर, सवाई माधोपुर। ये आपके हो गया 1 और 2 दोनों यहां पर सही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। 19 जनवरी 2026 को सवाई माधोपुर शहर ने अपना 263वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, इस अवसर पर देश का पहला अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी को ओम बिरला द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य जिले की कृषि पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना। यहां पर देखो
राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला के संदर्भ में आपके निम्न कथन बताना। ये आपके 8-9 जनवरी 2026 को उदयपुर में आयोजन हुआ। इसका आयोजन भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है। हालांकि ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये कौन से स्तर का है, देखो राष्ट्रीय स्तर का है। कौन से स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये राष्ट्रीय स्तर का सहकारिता कार्यशाला है। और कहाँ पर आयोजन हुआ था, राष्ट्रीय स्तर की सहकारिता हो गई, मान लो एक तो सहकारिता कार्यशाला हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का है। राज्य स्तर का भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये तो राष्ट्रीय स्तर का है। वो भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान में हो रहा है। तो ये सहकारिता कार्यशाला है, और वो भी राजस्थान में, कहाँ पर, उदयपुर में हो रहा है। सहकारिता है तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 से 9 जनवरी को उदयपुर में है, और सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक आयोजन की गई थी। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में सुदृढ़ करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और प्राथमिक कृषि साख समितियों को सशक्त करना। अब देखो क्या है अगला, JLF 2026 पुरस्कारों के संदर्भ में कथन है। यानी ये क्या है, JLF है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। यानी ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो जयपुर लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जयपुर लिटरेचर मान लो फेस्टिवल है 2026 का। ये हर वर्ष होता है जनवरी माह के अंदर, और इस बार, ठीक है, ये देखो इसके अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है संस्करण का। कौन सा, संस्करण का। शायद तक ये BST से या PTT के किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है, और कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है। तो JLF 2026 कहाँ, जयपुर के अंदर हुआ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। और देखो यहाँ पर कौन से कथन है, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को मिला है, इसके अंदर ये कहा गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभात रंजन को मिला। किसको मिला है, प्रभात रंजन को मिला। ये क्या है, ये गलत है, प्रभात रंजन को ये पुरस्कार है वो आपके नहीं मिला है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है, केवल एक यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें कि कन्हैयालाल सेठिया तो यतीन्द्र मिश्र को मिला है, उनकी काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए मिला है। और जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रभात रंजन को नहीं मिला है, किसको मिला है, नमिता गोखले को मिला है। और नमिता गोखले को भारतीय साहित्य और संस्था निर्माण में उनके योगदान के लिए मिला है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो नमिता गोखले को मिला है, और महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार है वो यतीन्द्र मिश्र को मिला है, उनका काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए ये इनको मिला है। उसके बाद में देखो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के संदर्भ में कथन बताओ। हमने बात की कि ये 19वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 19वां संस्करण है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसका आयोजन होटल कलारक आमेर में हुआ। ठीक है, होटल कलारक आमेर में इनका जो है वो जयपुर, इसका आयोजन हुआ, और इसकी शुरुआत 2006 के अंदर हुई। कब हुई, 6 के अंदर हुई। यानी जैसे 19वां संस्करण है ये एकदम सही है, होटल कलारक आमेर जयपुर के अंदर हुआ, और इसकी जो शुरुआत है वो 2009 में नहीं होकर के कब हुई, 2006 के अंदर हुई। ये ऑप्शन 1 और 2 सत्य है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी को इसका आयोजन हुआ, और ये विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क साहित्यिक महोत्सव माना जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो JLF के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। एक तो 15 से 19 जनवरी ये डेट भी याद रखनी है आपको। दूसरा जयपुर के अंदर एक 19वां संस्करण याद रखना है, और एक जयपुर के अंदर भी होटल कलारक आमेर के अंदर इसका आयोजन हुआ। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। 7 से 12 जनवरी को हुआ, स्वयं महादेव मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुआ। युवाओं की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है, उपरोक्त सभी, ठीक है। युवा एवं खेल महोत्सव 7 से 12 जनवरी को हुआ। उसके बाद में मानसिंह स्टेडियम में हुआ, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन इसका जयपुर में है। उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बढ़ावा देना। सही विकल्प आपको इसके अंदर चुनना है, ठीक है। तो स्वयं सहायता जो समूह है उनकी महिलाओं को बढ़ावा देना। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025
और कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक जयपुर में सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला का आयोजन किया गया था। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना व ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाना इनका उद्देश्य है। थोड़ा ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है ये आपके क्या है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, ये सड़क सुरक्षा माह, ठीक है, माह की बात करें। सप्ताह भी काफी बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर कौन किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की बात कर रहे हैं। और ये आपके कौन सा महीना था, जनवरी महीना था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, इसकी थीम है, थोड़ा ध्यान रख लेना। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ये थीम किसकी है, सड़क आपके सुरक्षा माह की। ये ध्यान रख लेना। सड़क सुरक्षा जो माह है उसकी थीम है जनवरी माह के अंदर, दोनों इसके अंदर क्या है आपके सत्य हो जाएगा। 1 से 31 जनवरी ध्यान रख लेना। पूरे देश के अंदर इसका जो है वो आयोजन किया गया था। और सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन इसकी थीम थी। उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तकनीकी उपायों के माध्यम से दुर्घटनाओं को क्या करना, कम करना इनका उद्देश्य था। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। और ये आपके लिए क्या है, डिजीफेस्ट टाई जो ग्लोबल समिट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 4 से 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा के अंदर इसका आयोजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य राजस्थान को स्टार्टअप और IT आपके ES हब बनाना, कौन सा, ITES हब बनाना, ठीक है, यानी IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हब बनाना इनका उद्देश्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही है। टाई ग्लोबल समिट 4 से 6 जनवरी, JECC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इंपॉर्टेंट है, तथा टाई राजस्थान के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य हमने पढ़ लिया है। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल के संदर्भ में सही कथन बताना। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल के संदर्भ में जयपुर में खोला जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है। वैश्विक रोजगार क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये किसके लिए है, ये आपके गवर्नमेंट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। नाम इसका कौशल स्कूल है, ठीक है। विदेशी भाषा यहाँ पर सिखाएंगे किनको, कॉलेज स्टूडेंट को, गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट को। कहां पर, जयपुर के अंदर खोला गया। उपरोक्त सभी ये आपके सही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों को आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो 1 फरवरी 2026 से हस्तलिखित MLC और PMR पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रतिबंध लागू किया गया। यानी ये आपके क्या है, मेडिकल लीगल केस है MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है PMR, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि हस्तलिखित MLC मेडिकल लीगल रिपोर्ट केस, ठीक है, और यहाँ पर PMR प्रतिबंध लागू किया गया। यह प्रक्रिया आपके MADLER पर सॉफ्टवेयर व CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पर आपके क्या, दोनों कथन सही है। अपन इसकी बात करते हैं। देखो, राजस्थान पुलिस ने मेडिकल लीगल केस व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया। पहली बात तो मेन चीज का इसका उद्देश्य क्या है कि भाई राजस्थान पुलिस ने मेडिकल लीगल केस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह क्या है, डिजिटल व पेपरलेस बनाने का निर्णय लिया, पहली बात। दूसरी, 1 फरवरी 2026 से राज्य भर में हस्तलिखित जो मेडिकल लीगल केस है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। 1 फरवरी 2026 से पूर्ण प्रतिबंध हो गया। यह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में लिया गया। अब MLC व PMR की संपूर्ण प्रक्रिया MADLEA पर सॉफ्टवेयर और CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल टेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से पूरी तरह क्या है, ऑनलाइन की जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। 1 फरवरी से बंद हो गया बस, अब क्या, अब ऑनलाइन हो गया। क्या है ऑनलाइन, क्या हुआ, मेडिकल लीगल केस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों को ऑनलाइन कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। माई कैरियर एडवाइजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करता है और ये आपके शिक्षा मंत्रालय और NCERT व PSCIV द्वारा किया गया। तो ये आपके क्या, दोनों कथन इसके अंदर सत्य है। और माई कैरियर एडवाइजर ऐप के बारे में याद रख लेना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर माई कैरियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया गया। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करना है और यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। AI आधारित ऐप है। इसका विकास शिक्षा मंत्रालय और NCERT इन दोनों ने मिलकर के किया है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कथन पर विचार करो। यहाँ रेस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई, ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली मानी जाती है। देखो ये जो है ना रेस्टी स्पॉटेड कैट, इस बार जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया था, पिछली बार ये प्रश्न नहीं इसी तरह का अलग पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि प्रश्न ऐसा नहीं आएगा ना कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में, प्रश्न ऐसा आएगा कि भाई रेस्टी स्पॉटेड कैट है वो किस अभ्यारण्य के अंदर देखी गई थी, यह प्रश्न आएगा। रेस्टी स्पॉटेड कैट जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, वो किस अभ्यारण्य के अंदर देखी गई थी, कौन सी, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर देखी गई थी, रेस्टी स्पॉटेड कैट। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, 12 के शेरगढ़ जिला, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पता ही है 12 जिले के अंदर है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रेस्टी स्पॉटेड कैट है, वो देखी गई है। उसके बाद में देखो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको बताना है, ये यूट्रिकुलेरिया, हमने ये पटवारी के अंदर आया था ना, इस वाली पटवारी के अंदर आया था यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये यूट्रिकुलेरिया नामक कीटाहारी पौधा पाया गया। यानी देखो जो पटवारी अगस्त के अंदर हुआ था, तो हमने जनवरी 2025 का करंट अफेयर पढ़ा था, किसका, जनवरी 2025 का। उस महीने के अंदर भी हमने यूट्रिकुलेरिया के बारे में पढ़ा था, और यह प्रश्न सीधा क्या है एग्जाम के अंदर आया था पटवारी वाले में। इस बार फिर जनवरी के अंदर यूट्रिकुलेरिया केवला देवी है, वो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है, फिर हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर आ जाए। तो ये आपको याद रखना है कि यूट्रिकुलेरिया आपका नामक जो कीटाहारी पौधा है वो किस उद्यान के अंदर पाया गया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया गया। कॉमन शेल्डक पक्षी 10 वर्षों के बाद में यहाँ पर वापस आया। तो दोनों चीजें यहाँ पर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, किससे लिए, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है दोनों कॉमन शेल्डक पक्षी और यूट्रिकुलेरिया कीटाहारी पौधा, कौन सा, कीटाहारी पौधा है और पक्षी, दोनों इंपॉर्टेंट है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट याद रखना। एक ये जो रेस्टी बिल्ली है, रेस्टी स्पॉटेड कैट है शेरगढ़ के लिए, ये भी याद रखना, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोनों प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर। ठीक है भाई, भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में कीटाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया, जो कीटों को पकड़कर पोषण प्राप्त करता है, और यहाँ पर कॉमन शेल्डक पक्षी लगभग 10 वर्षों के अंतराल बाद में पुनः यहाँ पर देखा गया है। जयपुर के बांधों की प्रदूषण मुक्ति पहल के अंतर्गत किन बांधों को शामिल किया गया, यानी जयपुर के बांधों की प्रदूषण मुक्ति पहल के अंतर्गत किन बांधों को शामिल किया गया, यानी जयपुर के किन बांधों को शामिल किया गया, कानोता बांध, चंदलाई बांध और नेवटा बांध। ये 3 बांध कहाँ है, सीधा प्रश्न आ जाए कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है, और इनको ही प्रदूषण मुक्ति पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है। कानोता, चंदलाई और नेवटा, कानोता, चंदलाई और नेवटा, कानोता, चंदलाई और नेवटा को बांधों की प्रदूषण मुक्ति पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीनों जयपुर से संबंधित है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जयपुर के प्रमुख बांध कानोता, चंदलाई और नेवटा को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल यहाँ पर के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर RHB 273 बाजरा किस्म के संदर्भ में किन आपके जो कथनों पर है वो निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन की किसकी बात कर रहे हैं, RHB 273, और ये किसकी है, ये बाजरा की किस्म है। किसकी किस्म है भाई, ये आपके बाजरा की किस्म है। दुनिया की पहली 3 वे हाइब्रिड बाजरा किस्म है, कौन सी भाई, 3 वे। ठीक है, दुनिया की पहली 3 वे हाइब्रिड बाजरा किस्म है। इससे आपके रारी, दुर्गापुरा और ICRI-SAT ने विकसित किया है। तो क्या है आपके दोनों यहाँ पर सही है, इन दोनों ने मिलकर के RHB 273 बाजरा की किस्म है, इसको विकसित किया है। ठीक है, और यह दुनिया की पहली 3 वे हाइब्रिड किस्म है। यानी यहाँ पर देखो राजस्थान की कृषि जो अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुरा वाला रारी, उसने और इस संस्थान ने मिलकर के इसका निर्माण किया, इसका विकसित किया है। यह दुनिया की पहली 3 वे हाइब्रिड बाजरा की किस्म है, जो 3 अभिभावक लाइनों के संयोजन से तैयार की गई है और सूखा प्रतिरोधी है। क्या है, सूखा प्रतिरोधी है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है तथा लगभग 75 से 76 दिनों में तैयार हो जाती है। नाम क्या है, RHB 273 किसकी किस्म है, बाजरा की किस्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो मन की बात कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। वर्ष 2026 का पहला संस्करण 130वीं कड़ी था। रामसर के किसानों के नवाचारों की चर्चा इसमें की गई थी। दोनों यहाँ पर सही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रामसर के किसानों के श्रेयन के रूप में नवाचारों की चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं। आगे देखो राज उन्नति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। प्रथम बैठक 17 जनवरी 2026 को इसकी आयोजन की गई थी। राज उन्नति जो कार्यक्रम है उसकी प्रथम बैठक 17 जनवरी 2026 को आयोजन की गई थी, और ये आपके मुख्यमंत्री भजन लाल की अध्यक्षता के अंदर इसका आयोजन हुआ था। दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, राज उन्नति के बारे में दोनों कथन यहाँ पर सही है।
उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं राज्य उन्नति कार्यक्रम, प्रथम बैठक हमने बात कर ली 17 जनवरी को। कब? 17 जनवरी को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था? सुशासन को सुदृढ़ करना, विकास कार्यों की समीक्षा करना तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना। किसका उद्देश्य है? राज्य उन्नति कार्यक्रम का उद्देश्य। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये पूछा जाता है भाई, ठीक है, ये पूछा जाएगा। राज्य उन्नति कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जाएगा। कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की, ये अलग बात है, लेकिन आपको इसका क्या रखना है? उद्देश्य याद रखना है। राज्य उन्नति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सुशासन को सुदृढ़ करना, विकास कार्यों की समीक्षा करना, आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना। राज्य उन्नति कार्यक्रम का क्या है? उद्देश्य है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में विचार करना है आपको। इसका पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था और इसके अंतर्गत अधिकतम कवरेज 25 लाख प्रति परिवार है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका नाम इन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। 25 लाख इनके कवरेज है प्रति परिवार। पहले वाली योजना ही है, नाम चेंज हुआ है, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, जिसे 19 फरवरी 2024 को क्या किया गया था? परिवर्तित किया गया था। ये योजना राज्य के नागरिकों को निःशुल्क व कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है तथा इसके अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज है वो उपलब्ध कराया जाता है। कोई नई बात नहीं है, पुरानी है। आगे देखो, ग्राम उत्थान शिविर ग्राम 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भाई ये जो आपके शिविर है ये आपके इंपोर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राम 2026 बोलते हैं, और ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इन जो शिविर है, इन शिविरों की जो शुरुआत हुई थी वो 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? बसंत पंचमी के दिन हुई थी। बसंत पंचमी के दिन हुई थी। कब हुई थी भाई? 23 जनवरी 2026 को इनकी शुरुआत हुई थी। ये ध्यान रखना। किन शिविरों की शुरुआत हुई थी? ग्राम शिविरों की शुरुआत हुई थी, जिसको ग्राम उत्थान शिविर भी बोलते हैं। ग्राम उत्थान शिविर यानी ग्राम 2026 की शुरुआत 23 जनवरी बसंत पंचमी को हुई थी। एकदम सही है। 2839 शिविर गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजन किए गए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आता है कि ये पटवार सर्किल स्तर पर की गई थी या तहसील स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर या गिरदावर सर्किल स्तर पर की गई थी। हर एक चीज यहां पर पूछी जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये गिरदावर सर्किल, कौन सा सर्किल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजन की गई थी। 23 जनवरी बसंत पंचमी को ये शुरू किया गया था। सर्किल का नाम इंपॉर्टेंट है, गिरदावर सर्किल, ठीक है भाई। पटवारी है, पटवार जो सर्किल है, पटवार जो मंडल है, पटवार मंडल को 3-4 पटवार मंडल को मिलाकर के एक जो है वो गिरदावर सर्किल या गिरदावर मंडल जो है कहलाता है। उस स्तर पर इसका आयोजन है वो किया गया था। कितने शिविर? 2839 शिविर है वो यहाँ पर आयोजन किए गए थे। दोनों यहाँ पर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 23 जनवरी राजस्थान द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट क्या है भाई? देखो, ग्राम की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के अंतर्गत प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई ग्राम उत्थान जो शिविर है उनका आयोजन है वो किसके अंतर्गत किया गया था? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026 के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट है। इन शिविरों का उद्देश्य किसानों व ग्रामीण जनता को विभिन्न सरकारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। ये तो उद्देश्य तो पता है आप सबको। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी से की जाएगी। कुल 10 दिनों में प्रदेश किया गया था। 10 दिनों में प्रदेश भर में 2839 शिविर आयोजित किए गए। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर है वो होंगे, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2839 शिविर भी याद रख लेना। गिरदावर सर्किल 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के तहत। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन किया गया और इसमें बालक की परिभाषा है वो आपके दी गई थी। और बालक की परिभाषा दी गई थी कि पुरुष जो 21 वर्ष से कम है वह बालक कहलाता है, महिला जो 18 वर्ष से कम है वह बालक कहलाता है। किसके अनुसार? राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम के अनुसार। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। 1971 में संशोधन किया गया था जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। पीएम श्री विद्यालय योजना के संदर्भ में बताना है आपको। राजस्थान के अंदर कुल 639 पीएम श्री
कितने भाई 639 विद्यालय पीएम श्री है और उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और प्रथम चरण के अंदर कितने 402 विद्यालय यहाँ पर शामिल थे। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। प्रथम चरण के अंदर 402 थे और टोटल कितने 639 हो गए, यानी द्वितीय चरण के अंदर कितने 237 हो जाएंगे। तो आपके कितने 639 हो जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और यहाँ पर देखो आप 237 द्वितीय चरण में शामिल की गई। और यहाँ पर राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई थी। फर्स्ट जो रैंक है वो पीएम श्री विद्यालय जो दवा जोधपुर है उस विद्यालय को फर्स्ट रैंक मिली है। यहाँ पर देखो विभिन्न जिलों के विद्यालयों को शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है और जिसके अंदर दवा जोधपुर का जो विद्यालय है वो भी एक शीर्ष स्थान पर है। बाकी आप देख लेना, ये लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद में देखो जिजीविषा जोशी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जिजीविषा जोशी यानी वे भीलवाड़ा की युवा लेखिका है। उनकी पहली पुस्तक डोर टू द फिफ्थ, आपके जो डायमेंशंस है, यानी दोनों यहाँ पर सही है। जिजीविषा जोशी भीलवाड़ा की है, इनकी पहली पुस्तक ये है और ये लेखक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। 17 वर्षीय युवा लेखिका, साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है इन्होंने। इनकी पुस्तक डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन, जिसमें 5वें आयाम की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर देश रत्न पुरस्कार और इंडियन ग्लोरी पुरस्कार है वो प्राप्त किया है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। BRAP 2024 में राजस्थान को टॉप अचीवर का दर्जा मिला है। यानी इसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों के अंदर शामिल है। शीर्ष जो 5 राज्य हैं उसके अंदर राजस्थान शामिल है और टॉप अचीवर का दर्जा इनको मिला है। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही कथन है क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको लंबे टाइम तक याद रखना है इन दोनों को। उसके बाद में देखो आप यहाँ पर DPIIT द्वारा बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2024 में राजस्थान को आपके टॉप अचीवर का दर्जा मिला। ये ध्यान रखें, शीर्ष 5 देश में स्थान मिला। साथ ही राज्य को स्टार्टअप रैंकिंग 2026 में लीडर स्टेट श्रेणी के अंदर रखा गया। तीनों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। तीनों लाइन है वो आपके इंपॉर्टेंट है। ये एक तो याद रखना आपको, कौन सा, टॉप अचीवर का श्रेणी के अंदर, स्टार्टअप रैंकिंग की यदि बात करें तो लीडर स्टेट श्रेणी के अंदर, और यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कौन सा, टॉप 5 राज्य के अंदर। तीनों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 में सही कथन, 20 जनवरी 2026 को इसका जयपुर में आयोजन किया गया था। 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया था। ये थोड़ा संख्या है वो आरपीएससी के हिसाब से याद रख लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है। क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है, यानी राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 73 जनों को दिया गया था। संख्या याद रखनी है। आयोजन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। उसके बाद में देखो 20 जनवरी को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था पुरस्कार का। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया। उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, बिजली की बचत के प्रति जागरूकता फैलाना। क्रियान्वयन किसने किया, तो आपके अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक डेट, और ये जयपुर के अंदर 3-4 चीजें यहाँ पर है। नजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। नजर ऐप, ये ऐप किराएदार और घरेलू नौकरों के सत्यापन के लिए बनाया गया है। जयपुर पुलिस इसके लिए स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक है भाई। तो जो नजर ऐप है इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जाता है। ये ऐप किराएदार और घरेलू जो नौकर रखे जाते हैं उनके सत्यापन के लिए बनाया गया है, और जयपुर पुलिस को इसके लिए स्कॉच अवार्ड है वो मिला है। तो दोनों इसके अंदर क्या है, आपके सही हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपको देख लेना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में राजस्थान ने किन ट्रेडों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, उस योजना के अंतर्गत राजस्थान के किन ट्रेडों ने, ठीक है, किन व्यापार या किन ट्रेडों ने, कितने क्या है, किन या कितने ट्रेडों ने, अच्छा ये क्वेश्चन अधूरा है, प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई, प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके स्टेटमेंट नहीं है। चलो अपन देख लेते हैं आगे। देखो उपरोक्त सभी था उसके अंदर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत राजस्थान ने स्वर्णकार 1, कुम्हार 2, मूर्तिकार 3 तथा हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता जैसे विभिन्न ट्रेडों में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। तो थोड़ा सा आइडिया रख लेना। एक तो स्वर्णकार,
एक कुम्हार, एक मूर्तिकार और एक हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता। ये 3-4 ऐसे कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने ऋण वितरण में भी कौन सा ऋण वितरण में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हजारों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा कारीगरों के कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब ऋण वितरण के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और बाकी इनमें भी इन्होंने प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया। स्वर्णकार, कुमार, मूर्तिकार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ये ठीक है। उसके अलावा भी है क्योंकि उनके विभिन्न ट्रेडों के बारे में बात की है तो और भी होगा, तो आपको इनको एक आइडिया रखना है। आगे देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। ऋण स्वीकृति और वितरण में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है। राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। कौन सा? सेकंड स्थान पर रहा। अभी हमने बात की थी वितरण के मामले में राजस्थान ने, ये हमने बात की थी, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि विश्वकर्मा योजना के अंदर राजस्थान वितरण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, वितरण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है ऋण वितरण के। राज्य का औसत ऋण राष्ट्रीय औसत से कम है। नहीं भाई, देखो अगर ऋण वितरण में उत्कृष्ट स्थान पर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, टॉप के अंदर है तो अधिक है, औसत से ज्यादा है, कम नहीं है, अधिक है, कम नहीं है, अधिक है। इसका मतलब कथन 1 सही है, कथन 2 यहाँ पर गलत है। सही विकल्प केवल 1 है। क्या है? सही विकल्प यहाँ पर केवल 1 है। यदि अपन बात करें आगे इनके सॉल्यूशंस की तो देखो पूरे देश में दूसरे स्थान पर है ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण के मामले में राजस्थान। औसत 87,000 है राज्य का औसत ऋण, जो आपका राष्ट्रीय 83,000 से अधिक है भाई। ठीक है, राजस्थान का 87 है, राष्ट्रीय औसत कितना है? 83 है। तो क्या हो गया, 4,000 राजस्थान का ज्यादा हो गया। दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारतीय उन क्षेत्र पर चिंतन शिविर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, भारतीय ऊन, सॉरी, तो देखो यहां पर भारतीय ऊन क्षेत्र ना, भारतीय ऊन क्षेत्र पर कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ऊन से रिलेटेड क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका आयोजन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा अविकानगर राजस्थान में किया गया। इसका उद्देश्य आयातित उत्तम श्रेणी की ऊन पर निर्भरता कम करना है। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, देखो ये क्या है, ये ऊन क्षेत्र से रिलेटेड, ऊन से रिलेटेड क्या हुआ, एक चिंतन शिविर हुआ। उस शिविर में क्या करेंगे, उस शिविर में चिंतन करेंगे। चिंतन क्या करेंगे कि भाई जो आपके जो भारत है उसके अंदर या राजस्थान के अंदर जो उत्तम श्रेणी की जो ऊन है वो आयात की जाती है, यानी बाहर से मंगाई जाती है, तो उसकी निर्भरता कम कैसे करे, कम कैसे करे। इसका मतलब क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव ये निकाले कि यहाँ पर उत्तम श्रेणी की ऊन है वो उत्पादित करे, या उसका जो है कोई भी अल्टरनेटिव निकालने, उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए, यानी ऊन सत्र पर चिंतन करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अविकानगर के अंदर किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना, दोनों कथन इसके अंदर सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। जनवरी के अंदर ये किया गया था। यह आयोजन ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से हुआ और उद्देश्य भारतीय ऊन क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाओं पर विचार करना, वे आयातित उच्च गुणवत्ता वाली ऊन पर निर्भरता कम करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। कहाँ हुआ ये ध्यान रख लेना, अविकानगर के अंदर हुआ, अविकानगर टोंक के अंदर हुआ, ये थोड़ा याद रख लेना। गणतंत्र दिवस परेड 2026 ये आपके कौन सी है? 26 जनवरी वाली है, गणतंत्र दिवस वाली। हमने एक सेना दिवस की परेड पढ़ी थी, 78वीं सेना दिवस की परेड, वो 15 जनवरी को हुई थी। ठीक है, ये कौन सी है? गणतंत्र दिवस परेड 2026 राजस्थान की झांकी के संदर्भ में सही कथन है। यहाँ पर देखो ये उस्ता कला से प्रेरित थी, इसे पॉपुलर चॉइस में तृतीय पुरस्कार मिला है भाई। क्या है? दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अंदर जो राजस्थान की झांकी थी, एक तो ये उस्ता कला, उस्ता जो कला है उससे प्रेरित थी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये सही है। और एक पॉपुलर चॉइस में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? इनको 3rd पुरस्कार मिला। कौन सी चॉइस की बात कर रहे हैं? पॉपुलर चॉइस के अंदर इनको 3rd पुरस्कार है वो मिला है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में राजस्थान की झांकी बीकानेर की पारंपरिक उस्ता कला से प्रेरित थी। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। इस झांकी को लोकप्रिय पसंद पॉपुलर चॉइस श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि प्रथम स्थान गुजरात व द्वितीय स्थान किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। प्रथम स्थान गुजरात को, सेकंड उत्तर प्रदेश को, पॉपुलर चॉइस के अंदर 3rd स्थान राजस्थान को मिला। ये ध्यान रखना। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 था और नई दिल्ली के अंदर राजस्थान की जो झांकी थी वो बीकानेर की उस्ता कला से आपके प्रेरित थी। ये थोड़ा ध्यान इसमें रखना है आपको। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में सही कथन आपको बताना है। इंडिया स्टोन मार्ट, देखो JECC जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। 5 से 8 जनवरी 2026 को इसका आयोजन हुआ। पत्थर उद्योग से संबंधित यह अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है। इंडिया स्टोन मार्ट काफी बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर प्रश्न, और 5 से 8 जनवरी, ठीक है, काफी बार आया हुआ प्रश्न है। JECC जीतापुरा से, JECC सीतापुरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। स्टोन मार्ट है तो इसका मतलब पत्थर उद्योग से संबंधित हो गई। और ये 5 से 8 फरवरी क्या है, जनवरी लिख दिया मैंने ना, ठीक है, तो फरवरी कर लेना इसको, 5 से 8 फरवरी कर लेना। यहाँ पर भी फरवरी था, ठीक है, अपन जनवरी महीना पढ़ रहे थे इसलिए जनवरी लिख दिया। 5 से 8 फरवरी, 5 से 8 फरवरी याद रखना है। फेब, फेब याद रखना, ठीक है भाई। स्टोन मार्ट फेब के अंदर है। यह पत्र उद्योग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका आयोजन रिको शिडोस व लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। रिको शिडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026, जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। इसका आयोजन कानोता कैंप रिसोर्ट जामडोली में हुआ। इसका आयोजन WWF इंडिया के सहयोग से हुआ, और ये आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है, आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जयपुर बर्ड फेस्टिवल, यहाँ पर उपयोग सभी ये सही हो जाएगी। ये आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका आयोजन WWF इंडिया के सहयोग से हुआ, और ये कानोता कैंप रिसोर्ट आपके जामडोली में हुआ। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों लाइनें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर अभी हम बात कर चुके हैं पूरी। आयो बसंत सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आयो बसंत सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ। आयो बसंत जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस नीति 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने कल ही टेलीग्राम पर शेयर किया था कि भाई एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना राजस्थान को, और आज ही न्यूज़पेपर के अंदर मेन पोस्ट पर ये चीज़ आई थी। तो ये थोड़ा देख लेना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ये अपन नीति ये जो है अपन अलग से पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अपना खाता मोबाइल ऐप के संदर्भ में सही कथन है। ये अपना खाता जो मोबाइल ऐप है वो सभी के लिए अपन जो है वो आपके जमाबंदी वगैरह डाउनलोड करने के लिए काम आते हैं। तो ये राजस्व व उपनिवेशन मीणा आपके मंत्री हेमंत मीणा है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ये आपके जमाबंदी और नामांतरण सेवा यहाँ पर मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी, दोनों यहाँ पर इसमें सही है, ठीक है। ये जैसे पटवारी वगैरह काम लेते हैं, ये अपना खाता ऐप है। और अभी पहले तो जिस वेबसाइट से काम करते थे, अब इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया। उसके लिए पहले से ही था लेकिन पहले ऐप नहीं था इसके लिए, ठीक है। अब इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया। सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जयपुर में लॉन्च की है। इसके लिए भाई सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में आपको बताना है। नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जयपुर में लॉन्च की थी, और ये रिपोर्ट IMRC के दौरान जारी की गई थी। बिल्कुल सही है दोनों बात, ठीक है। इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ हुई, जयपुर के अंदर हुई। उस दौरान सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई थी। इनका उद्देश्य संसाधनों के पुनर्चक्रण और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो 2 चीज यहाँ पर याद रख लेना। एक आपके इंटरनेशनल जो मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस है वो आपका जयपुर के अंदर हुई, और इस दौरान सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित कितने 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो आपके जारी की गई थी, और इनका उद्देश्य संसाधनों के पुनर्चक्रण और सतत विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। उसके बाद में देखो, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के संदर्भ में सही कथन है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कौन सा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन कहां पर है, अरावली में है। बिल्कुल सही है एकदम। ES इको सेंसिटिव जोन सीमा 5 किलोमीटर तक फैली है, ये नहीं है, ये 1-2 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये केवल उदयपुर जिला इसमें शामिल है, नहीं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके अंदर उदयपुर नहीं है, राजसमंद और पाली भी इसके अंदर है। अधिसूचना पर्यटन मंत्रालय ने जारी की, नहीं, पर्यटन मंत्रालय नहीं, यहाँ पर आपके वन एवं पर्यावरण मंत्रालय होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित किया गया। इसके आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किसके द्वारा, किसके द्वारा किया गया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। याद रखना, यहाँ पर देखो पर्यटन दिया, पर्यटन नहीं है, ठीक है। इसकी सीमा 0 से 1 किलोमीटर तक फैली है। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक फैली है इसके आसपास में। इसमें उदयपुर, पाली और राजसमंद जिले शामिल है, केवल उदयपुर नहीं है, उदयपुर, पाली और राजसमंद शामिल है। आपका जो ये भी याद रखना, इको सेंसिटिव जोन की सीमा कितनी है, 1 किलोमीटर तक है।
ठीक है, और अरावली पर्वतमाला के अंदर है। और मंत्रालय भी याद रख लेना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके अंदर है। उसके बाद में देखो, अंतर्राष्ट्रीय केटल बेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता? तो यहाँ पर आपके डॉक्टर सुमन कालड़ा ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता। याद रख लेना, हंगरी के आपके शेगलेड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय केटल बेल वर्ल्ड चैंपियनशिप में श्री गंगानगर की डॉक्टर सुमन कालड़ा ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। सुमन कालड़ा का संबंध कहाँ से है? गंगानगर से है, कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर देखो, किस युवा आपके स्क्वैश खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन अंडर 13 का खिताब जीता है? तो ये आपके किसने जीता? दिव्यांश जैन ने स्कॉटिश ओपन अंडर 13 का खिताब जीता है। कौन से खिलाड़ी है? एक स्क्वैश खिलाड़ी है। कौन? दिव्यांश जैन, ये याद रख लेना आप। ठीक है, और किसको हराया था? स्नेहा परशुरामपुरिया को इन्होंने हराया था। उसके बाद में यहाँ पर देखो, एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से प्रहलाद राय टाक को सम्मानित किया गया था। ठीक है, श्री यादव माटीकला बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन प्रहलाद राय टाक को माटीकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सम्मान काठमांडू में आयोजित समारोह नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा प्रदान किया गया। कहां पर? काठमांडू, नेपाल के अंदर। नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड है वो दिया गया था। क्यों? माटीकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए माटीकला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद राय टाक को दिया गया एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रदेश में नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी उत्पादन करने वाला पहला प्लांट कहां बनाया जा रहा है? भाई इंपॉर्टेंट है। कौन से घास पर आधारित? नेपियर घास पर आधारित। कौन से घास की बात कर रहे हैं? नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी उत्पादन करने वाला पहला प्लांट है वो कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये आपके कहां पर बनाया जा रहा है? ये आपके जैसलमेर नहीं, बाड़मेर के अंदर बनाया जा रहा है ना। कहां पर बनाया जा रहा है? बाड़मेर के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट है वो बाड़मेर के अंदर बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। कहां पर बनाया जा रहा है? बाड़मेर के अंदर बनाया जा रहा है। जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जयपुर में देखो, ये है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय श्रम और रोजगार सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो कम से कम इसकी संख्या है, वो जगह है, वो याद रखना। कहाँ पर हुआ? क्षेत्रीय श्रम और रोजगार सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ? जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 नए श्रम संहिताओं का क्या करना? क्रियान्वयन करना। कितने नहीं? 4 नई श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य है। जयपुर में 14-15 जनवरी 2026 को आयोजित क्षेत्रीय श्रम रोजगार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 4 नए श्रम संहिताओं को प्रभावी रूप से लागू करना। इस सम्मेलन में श्रम सुधार, वेब आधारित निरीक्षण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर चर्चा की गई। तो कितने भाई? 4 नए श्रम संहिताएं को प्रभावी रूप से लागू करना इसका उद्देश्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बामनवास कांकड़ पंचायत के बारे में सही कथन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पंचायत है, इसका नाम याद रखना, बामनवास कांकड़ पंचायत। ये राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी है भाई। सही कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो ये तो सही है, राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन है? बामनवास कांकड़ पंचायत है, एकदम सही है। ये नागौर जिले में स्थित है। ये क्या है? ये सही नहीं है। ये कहां पर है? ये पहले बामनवास अलवर में था, अब बामनवास कहां है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है ना। अब बामनवास कहां है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है, पहले ये अलवर के अंदर था। तो ये नागौर में नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे एनपीओपी मानकों के तहत पूर्णतः जैविक पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया, सही है। कोफेड द्वारा प्रमाणन सुगम इसका बनाया गया। तो ये सारी चीजें सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित आपके पंचायत है बामनवास कांकड़ पंचायत, ये इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। बस कोटपुतली बहरोड के अंदर है, नागौर में नहीं है। महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? महेश्वरी ग्लोबल, ये आपके कहाँ? जोधपुर के अंदर हुआ। महेश्वरी अमित शाह यहाँ पर आए थे, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जोधपुर के अंदर हुआ, अमित शाह यहाँ पर आए थे। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिलने के बाद में राजस्थान के कुल कितने जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है भाई, तो देखो जीआई टैग मिला किसको? अश्वगंधा को। अश्वगंधा को जीआई टैग मिला, कितनी हो गई भाई? यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 23 हो गई। कितनी? 23 हो गई। ठीक है, अपन देखते हैं। ये जैसे आपके सामने है, सोजत मेहंदी एग्रीकल्चर की श्रेणी में पाली से रिलेटेड है, सितंबर 2021 में शामिल किया गया, 16वां जीआई टैग। उसके बाद में ये आपके देखो 17वां, 18वां, 19वां, 20वां और 21वां
कितने, ये 5 शामिल किए गए थे। कितने, ये 5 शामिल किए गए थे कब, आपके 2023 के अंदर। पिछवाई कल्ला, नाथद्वारा, जोधपुरी, बंदेज, कोफ्तगिरी, उदयपुर, उस्ता कल्ला, बीकानेर और कृषि दागा क्राफ्ट बीकानेर। तो ये 5 शामिल किए गए थे कब, 2023 के अंदर। तो कितने हो गए, 16 और 5 21। फिर ये एक 2025 के अंदर किया गया था सांगरी, सांगरी को किया गया था अप्रैल 2025 के अंदर। और अब जनवरी 2026 के अंदर ये किया गया नागौरी अश्वगंधा। और टोटल कितने हो गए, टोटल 23 जीआई टैग हो गए। कितने हो गए भाई, टोटल 23 हो गए। याद रख लेना, 16 से 23 तक तो याद रखना ही रखना है। 16 सोजत मेहंदी था, फिर 5 पिछवाई जोधपुरी, इसके अलावा उस्ता कल्ला, कशिदाकारी और आपके कोफ्तगिरी, 5 ही हो गए। फिर सांगरी और फिर नागौरी अश्वगंधा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 23। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में सही कथन है। कौन सा, एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई थी, ये यहाँ पर आपके JECC जयपुर के अंदर आयोजन हुई थी। ये एक सही कथन है। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखना कि राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। बस इतना याद रख लेना इसके अंदर। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन चंबल नदी के तट पर हुआ। ठीक है, एकदम सही है। और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोटा हाड़ौती से रिलेटेड जितने भी जो आपके उद्घाटन वगैरह होता है वो ओम बिरला, जो कोटा बूंदी सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष भी है ओम बिरला, वही इसका उद्घाटन करते हैं। ज्यादातर कोटा से रिलेटेड चीज आती है, उनका उद्घाटन वही करते हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा ओम बिरला ने किया था, तो सही कथन केवल एक है। ठीक है भाई, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का चंबल नदी तट पर उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और ये आपके ओम बिरला द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया था। तो ये आपको क्या रखना था, याद है वो रखना था। ठीक है, इसी के साथ में हमारे जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण आपके 68 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ऐप की लिंक टेस्ट सीरीज के लिए वो भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। एक बार डाउनलोड करके जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिलेगी। बहुत अच्छा प्रश्नों का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा प्रयास हमेशा से इस तरीके से टेस्ट सीरीज और इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का रहता है कि आपको हर एक तरीके के नए क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिले और आपको उससे कुछ सीखने को मिले कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं क्या, इस तरीके के भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या।